हाय एवरीवन, क्या हाल चाल। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आज के स्पेशल लेक्चर में, जहां पर हम करने वाले हैं बोर्ड वाला लेक्चर। जी हां, जो आपके फाइनल एग्जाम्स में आने वाला टॉपिक है, जो दिला सकता है आपको फुल मार्क्स। जी हां, इसी टॉपिक को आज की क्लास में कवर करने वाले हैं, तो सभी लोग इस लेक्चर को बड़े ध्यान से और बड़े ही इंटरेस्टिंग वे में सुनिएगा, क्योंकि यहां पर होने वाली आपके फाइनल एग्जाम्स की तैयारी। मैं हूं आपका अपना टीचर जोगिंदर सिंह चाहर, और आप सभी का इस छोटे से प्यारे से चैनल एसएसटी विद जोगिंदर सर पर स्वागत करता हूं। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, तो भाई साहब अपनी उंगलियों को उठाइए, माउस या क्लिक बोर्ड तक लेके जाइए और अपनी उंगलियों से कर दीजिए सब्सक्राइब इस चैनल को, ताकि आप लोगों को मिल सके सही वीडियो सही टाइम पर। तो अब करते हैं शुरुआत आज के चैप्टर की, और आज रहने वाला है बोर्ड एग्जाम वाला पार्ट। जैसा कहा वैसा ही करके दिखाया। सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन। ग्लोब देखा है आपने? ग्लोब जो घूम घूम के इसे, जिसमें सारे देशों के नक्शे रहते हैं, उसमें क्या होता है? पूरा ग्लोब एक साथ कनेक्टेड होता है। आपने देखा होगा, गोल होता है, पूरा कनेक्टेड होता है। तो ग्लोबलाइजेशन भी इसी तरीके का एक प्रोसेस है। ग्लोबलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ रैपिड इंटीग्रेशन। बहुत तेजी से एक कंट्री दूसरे कंट्री के साथ, दूसरा कंट्री तीसरे कंट्री के साथ, और सारे कंट्रीज आपस में इंटीग्रेट है, कनेक्टेड है और इंटरकनेक्टेड बिटवीन कंट्रीज। जब बहुत सारे देश एक दूसरे के साथ ट्रेड करते हैं, बिजनेस करते हैं, ह्यूमन एक जगह से दूसरी जगह नौकरी के लिए जाता है, मेडिकल फैसिलिटीज एक्सचेंज होती है एंड सो ऑन। जब ये अदला बदली या फिर एक रिश्ता बनता है एक देश का दूसरे देश के साथ, या सारे देश आपस में मिलकर काम धंधा चलाते हैं, तो उसे कहते हैं ग्लोबलाइजेशन। यानी ग्लोबलाइजेशन हो चुका है। ग्लोबलाइजेशन को आज सबसे आगे पहुंचाने का काम, अगर सच कहूं तो एमएनसीज का है। मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन, मल्टीनेशनल कंपनीज। ऐसी बहुत सारी कंपनी है जिनकी मेन ब्रांच तो इंडिया में है, बट उनकी कई सारी अदर ब्रांचेस पूरे वर्ल्ड में फैली हुई हैं। ऐसी कंपनी जो एक जगह की है बट बाकी वर्ल्ड में भी ट्रेड करती है, ऑफिसेज हैं, उसे मल्टीनेशनल कंपनीज या कॉर्पोरेशंस कह देते हैं। एमएनसीज आर प्लेइंग अ मेजर रोल इन द ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस। बिल्कुल सही है। मोर एंड मोर गुड्स एंड सर्विसेज, इन्वेस्टमेंट एंड टेक्नोलॉजी आर मूविंग बिटवीन कंट्रीज। क्या आपके देश में एप्पल के फोन नहीं आ रहे? क्या आपके देश में अमेजोन से बुक की हुई चीजें नहीं आती? क्या आपके यहां पर गीगाबाइट रैम स्टोरेज इनकी बात नहीं होती? क्या आपके देश में एआई नहीं है? क्या आपके देश में विदेशी लोग काम नहीं करते हैं? क्या आप लोग उनके देश में काम नहीं करते हो? क्या विदेशी यहां पर अपना पैसा इन्वेस्ट नहीं करते? क्या यहां के बिजनेसमैन बाहर देश में इन्वेस्ट नहीं करते? यही तो ग्लोबलाइजेशन है। यही ग्लोबलाइजेशन है। मोस्ट रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड आर इन क्लोजर कॉन्टैक्ट विद ईच अदर देन अ फ्यू डिकेड्स बैक। आज से 10, 20, 50, 100 साल पहले अगर हम जाएं, तो बहुत सारे ऐसे देश होंगे जो शायद किसी और देश के साथ ट्रेड करना जरूरी ना समझते हैं। बट आज की डिमांड यह है कि सबको सब पे डिपेंड रहना पड़ता है, कारण रिसोर्सेज सबके देश में एक साथ एक समय पर नहीं होते हैं। जैसे हम भी बहुत सारी चीजें बाहर से इंपोर्ट करते हैं। क्यों? थोड़ा लॉजिक समझो। अगर हमारे यहां पे वो चीज है भी, और उसको अगर हम निकालने के लिए टेक्नोलॉजिकली वे में उसको जमीन से निकालने के लिए अगर हमारा 1,000 करोड़ रुपए खर्च हो रहा है और उसकी वैल्यू हमारे लिए बहुत कम की है, तो हम बाहर से इंपोर्ट करना बेहतर समझेंगे। एटलीस्ट कॉस्ट तो बचेगी, खर्चा तो बचेगा। दैट्स कॉल्ड ग्लोबलाइजेशन। कनेक्शन बिटवीन कंट्रीज बिसाइड्स द मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। आज मेरे पास ये पेंसिल देख रहे हो आप, ये बाहर की है। आज आप मेरे पास ये माइक देख रहे हो, ये बाहर का है। मेरे पास बहुत सारी चीजें हैं जो बाहर की हैं। इवन जिस फोन से मैं शूट कर रहा हूं, वो फोन भी बाहर का है। तो गुड्स एंड सर्विसेज तो आती जाती रहती हैं। इसके अलावा जो है इन्वेस्टमेंट, टेक्नोलॉजी। अब पैसा विदेशी यहां इन्वेस्ट कर रहे हैं, मैंने बाहर इन्वेस्ट कर दिया, सपोज उनकी टेक्नोलॉजी यहां आ गई, वो तो हो ही रहा है। उसके अलावा एक और तरीका है जो देशों को कनेक्ट करके बैठा है। आपको पता है, मैं इस समय ऑस्ट्रेलिया में बैठा हूं। आप लोगों को हैरानी होगी, मैं इस समय ऑस्ट्रेलिया में हूं और आज से आधे घंटे बाद जो अब से करीबन अमेरिका पहुंच जाऊंगा, है ना। सो दिस इज थ्रू द मूवमेंट ऑफ पीपल बिटवीन द कंट्रीज। जब हम लोग एक देश से दूसरे देश नौकरी करने जाते हैं, तो हम भी मूव हो रहे हैं, और हमारी मूवमेंट भी ग्लोबलाइजेशन की तरह इंटरकनेक्ट करती है कंट्रीज को। पीपल कब मूव करते हैं एक जगह से दूसरी जगह, यानी एक देश से दूसरे देश कब जाते हैं? जनरली हनीमून के लिए, ऐसा आप लोगों को लगता होगा। बट इकोनॉमिकली टर्म में इंसान जो है तब जाता है इन सर्च ऑफ बेटर जॉब्स। अच्छी नौकरी उसे वहां मिल रही हो, अच्छे पैसे मिल रहे हो, अच्छा कुछ इकोनॉमिकल बेनिफिट हो रहा हो। In the past few decades, however, there has not been such increase in the movement. आपको जानकर हैरानी होगी कि हमारे में से बहुत सारे लोग दूसरे देशों में जाकर काम करना चाहते हैं, बट कर नहीं पाते हैं। रीजन बीइंग कि बहुत सारी रेस्ट्रिक्शन एक देश की दूसरे देशों के साथ लगी हुई है। वहां का आदमी यहां नहीं आ सकता, यहां आएगा तो ये चेकिंग, ये पैसा, ये वीजा, ये सब।
कौन से फैक्टर हैं जिनसे ग्लोबलाइजेशन बढ़ा, तेजी से बढ़ा? तो सबसे पहला है टेक्नोलॉजी। आप सभी को पता है टेक्नोलॉजी आज से 50 साल पहले की जो थी वो अब अलग है। आज आदमी की जगह एआई काम कर रहा है। कुछ लोग एआई से वीडियो बनाकर यूट्यूब पे फेमस हो रहे हैं। तो ये क्या है? टेक्नोलॉजी का रैपिड इंप्रूवमेंट। इसकी वजह से क्या हुआ है? ग्लोबलाइजेशन को तेजी से प्रोसेस ग्रोथ करने में फायदा मिला है। फॉर इंस्टांस, द पास्ट 50 years have been seen several important improvements in transportation and technology. आज ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी में काफी चेंज आया। देखिए, पहले शिप के जरिए आते थे, शिप में भी बहुत सारी वैरायटी आ गई है। आज शिप बहुत जल्दी जल्दी आ जा सकते हैं। आपका अब बहुत सिंपल एग्जांपल लेता हूं, आईफोन की डिमांड इतनी हिंदुस्तान में, हर हफ्ते महीने लाते हैं क्या ये फोन? आप सोचो ना, हर हफ्ते लेके आ रहे होंगे आपके लिए फोन, नहीं ना, महीने में कितने राउंड लगते हो, कितने शिप आते होंगे, तब यहां पर टेक्नोलॉजी इंप्रूवमेंट। दिस हैज मेड फास्टर डिलीवरी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अलोंग, मतलब अक्रॉस लॉन्ग डिस्टेंसेज। अमेरिका क्या है यार, कहीं से मंगा लो। तो मैं कह रहा हूं पाताल से भी आप सामान मंगा सकते हो। मंगाना मत, वरना यमराज आ जाएंगे। इवन मोर रिमार्केबल हैव बीन डेवलपमेंट इन इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। आज की डेट में हिंदुस्तान में किसान के पास काम नहीं है, बहुत सारे ऐसे लेबर क्लास आदमी है काम नहीं है, टीचर्स के पास काम नहीं है, नॉन टेक के पास काम नहीं है, सारा काम टेक के पास है। आईटी इंडस्ट्रीज इतनी हो गई है, इंसानों की जगह इंफॉर्मेशन आ गई है, इंसानों के हाथों की जगह उनकी टेक्नोलॉजी आ गई, तो इंसान की जो जरूरत है वो चली गई। सिंपल। हाल ही के टाइम में टेक्नोलॉजीज इन द एरियाज ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, कंप्यूटर्स, इंटरनेट हैव बीन चेंजिंग रैपिडली। आप देखो ना यार, इंटरनेट कैसा आ गया है, एकदम 5G करो, एकदम धड़ाधड़ डाउनलोड करो, ऐसा करो। टेक्नोलॉजी देखो, डिजिटल बोर्ड आ गए बच्चों को पढ़ाने के लिए, कैमरास देखो कैसे कैसे आ गए, कंप्यूटर देखो कैसे, स्क्रीन अलग कर दो, डिस्प्ले अलग कर दो, माउस जब नजर आ रहा है जब टच करो, बहुत कुछ टेक्नोलॉजिकल चेंजेस हो चुके हैं। टेलीकम्युनिकेशन फैसिलिटी की बात करें, जिसमें इंप्रूव्ड मोबाइल फोन्स, टैक्स, फैक्स, इंटरनेट, सब कुछ बदल गया है। इसी की वजह से आज आप एक जगह से दूसरी जगह बात कर सकते हो, एक जगह से जगह वीडियो कॉल कर सकते हो। आजकल तो शादी के रिश्ते भी लैपटॉप पे हो जाते हैं, ये तो आप लोगों को मालूम होगा। दिस हैज बीन फैसिलिटेटेड बाय सैटेलाइट कम्युनिकेशन डिवाइसेस। मोबाइल किस चीज पे डिपेंडेंट है? ये लैपटॉप किस चीज पे डिपेंडेंट है? ये डिजिटल बोर्ड किस चीज पे डिपेंडेंट है? आप जो सामान मंगाते हो वो डिलीवरी किस चीज पे डिपेंडेंट है? ये सब कुछ इंटरनेट, सैटेलाइट कम्युनिकेशन डिवाइसेस पे डिपेंडेंट है। अगर वो अर्थ के आसपास वो जो देखे होंगे ना आपने लगे होते हैं वो डिवाइसेस, अगर वो हटा दिए तो आप टीवी, सास बहू का सीरियल भी नहीं देख पाओगे। बात करें द अमेजिंग वर्ल्ड ऑफ इंटरनेट, इसकी क्या ही तारीफ करूं और क्या ही इसकी बुराई करूं। इस इंटरनेट ने लोगों के हाथ से जो है ना रिश्ते खत्म कर दिए भाई साहब। जब से ये मोबाइल में इंटरनेट की फैसिलिटी ज्यादा आई है, लोग अपने घर वालों के साथ बैठना कम पसंद करते हैं, मोबाइल के साथ ज्यादा। 5 मिनट उनके पास घर वालों के लिए बैठने के लिए टाइम नहीं है, बट वही टाइम वो 50 मिनट स्क्रॉल करने में लगा सकते हैं उन रील्स को। तो वेयर यू कैन ऑब्टेन एंड शेयर इंफॉर्मेशन ऑन ऑलमोस्ट एवरी टाइम यू वांट टू नो। इंटरनेट एक ऐसा मास्टर है जिससे आप जब चाहे, जितने मर्जी, जितनी बार पूछ सकती हो। इंटरनेट ऑल्सो अलाउस टू सेंड इंस्टेंट इलेक्ट्रॉनिक मेल। आप जीमेल कर सकते हो, वीडियो देख सकते हो, बहुत कुछ कर सकते हो एट नेग्लिजिबल कॉस्ट। मुझे यहां से अमेरिका एक चिट्ठी पहुंचानी हो, यूरोप आजकल हीट वेव से जल रहा है, मुझे वहां जाके पानी दे के आना है, मैं इतना किराया लग जाएगा, एयरपोर्ट के थ्रू भेज देता हूं यार, ऑनलाइन बुक कर देता हूं 4 बोतल पानी। ठीक है, आगे चलते हैं। लिबरलाइजेशन ऑफ फॉरेन ट्रेड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसी। सबसे पहले समझेंगे व्हाट इज लिबरलाइजेशन। आप सुनिएगा यहां पे पहले एक एग्जांपल। जब हम चाइना से कोई खिलौना मंगाते हैं, इंपोर्ट करते हैं टॉयज को, तो इंडियन गवर्नमेंट हम पे टैक्स लगा देती है। किन पे? उन खिलौनों को लाने पे। ये बंदा चाइना से सामान लेके आया, इसके खिलौनों पर टैक्स लगा दिया, सपोज करो 30%। यानी जो टॉय 100 रुपीज का था, अब वो कितने का हो गया? 130 का। रीजन क्या है और लिबरलाइजेशन क्यों जिक्र हो रहा है? तो सुनिएगा लिबरलाइजेशन क्या है, बताते हैं। सबसे पहले इस केस को आगे पढ़ते हैं कि इस बंदे पे टैक्स लगा। दोष, those who wish to import these toys would have to pay heavy tax on this। अब अगर इस पर्सन को लाना है ये टॉय, तो इसको 100 का नहीं पड़ेगा, 130 का पड़ेगा, क्योंकि इसको हैवी टैक्स चुकाना होगा। बिकॉज ऑफ द टैक्स, बायर्स विल हैव टू पे अ हायर प्राइस ऑन इंपोर्टेड टॉयज। खरीदार को अब महंगा पड़ रहा है टॉयज, वो चुका रहा है, फिर हम जब उससे खरीदेंगे तो हमें महंगा पड़ेगा। अक्सर चीजें महंगी लगती है हमें, हम कहते हैं भैया सस्ती सस्ती लगा लो, तो मैडम लास्ट प्राइस है। रीजन ये कि उसको भी पीछे से वो चीज महंगी पड़ रही है। चाइनीज टॉय अब सस्ते नहीं रहे इंडियन मार्केट में, क्योंकि वो महंगे हो गए। इंडियन टॉय मेकर विल प्रॉस्पर हाउ? अब देखिए, जब बाहर के टॉयज लाने में टैक्स ज्यादा देना पड़ेगा, तो यहां के टॉयज खरीदेंगे। बच्चों को खेलना तो है ही, छोटे बच्चे टॉयज मांगते हैं, टॉयज देने पड़ेंगे। इंडियन टॉयज प्रॉस्पर हो जाएंगे, इंडियन टॉयज मेकर्स प्रॉस्पर हो जाएंगे। बट लिबरलाइजेशन की नीड क्यों है? अब सुनिएगा।
ट्रेड बैरियर, टैक्स ऑन इंपोर्ट्स इज एन एग्जांपल ऑफ ट्रेड बैरियर। ट्रेड बैरियर क्या है? ये इंसान बाहर से सामान लाया, अब इस पे ताला लगा दिया है। किस पे? इसके इंपोर्ट पे, ताकि ये आगे सामान ना ला पाए। ऐसा क्यों कर रहे हैं? रीजन इस लेक्चर में आगे सुनोगे, ध्यान से सुन के जाना। एक एक कॉन्सेप्ट को प्रैक्टिकल एग्जांपल के थ्रू समझा रहा हूं। ये बंदा बाहर से सामान लाया, लाता रहेगा तो इंडिया के जो सामान बनाने वाले हैं, सेम टॉयज बनाने वाले, वो क्या कुएं में जाके मर जाएंगे? अरे उनके भी तो बच्चे हैं। इसलिए सरकार चाहती है कि इंडियन इंडस्ट्री ग्रो हो, तो इसके लिए बाहर की इंडस्ट्री के सामान को रोकना होगा। इसलिए उस पर लगा दिया टैक्स। ज्यादा से ज्यादा टैक्स लगा के आपके सपनों में एक बात श्योर करना चाहते हैं कि ये एक तरीके का गेट है। आपको सामान लाना है तो ये गेट वो टैक्स है, पे कर और आजा बेटा। कितनों के अंदर हिम्मत है? अब जब तुम्हारे अंदर हिम्मत ही नहीं रहेगी तो तुम लाओगे नहीं, हमारे यहां के उग जाएंगे। इट इज कॉल्ड अ बैरियर बिकॉज सम रेस्ट्रिक्शन हैव बीन सेट अप बाय द गवर्नमेंट। टैक्स ऑन इंपोर्ट इज अ बैरियर, क्योंकि इसकी वजह से अब आप सामान लाने से पहले एक बार नहीं, दो बार सोचोगे। द गवर्नमेंट कैन यूज ट्रेड बैरियर्स। क्यों यूज कर रही है गवर्नमेंट? अरे क्या जरूरत पड़ रही है? तो सुनो, टू इंक्रीज और डिक्रीज रेगुलेट फॉरेन ट्रेड। फॉरेन ट्रेड किस सामान को? एक बात बताओ, सामान तो बाहर से बहुत सारे आते हैं, गवर्नमेंट कुछ पे ज्यादा टैक्स लगाती है, कुछ पे कम। रीजन, जिन पे कम लगा रही है उनको अंदर लाना चाहती है, चाहती है कि वो सामान आए, और जिन पर हैवी टैक्स लगा रही है ना, उनको गवर्नमेंट चाहती है कि वो सामान ना आए, ताकि वहां पर हमारी इंडस्ट्री ग्रो हो। तो इंक्रीज और डिक्रीज फॉरेन ट्रेड करने के लिए लगाती है। इससे क्या डिसाइड होता है? अलग अलग गुड्स पे अलग अलग तरीके लगाती है। तो कौन सा, व्हाट काइंड ऑफ गुड्स, हाउ मच ऑफ ईच गुड शुड कम इनटू द कंट्री, इस टैक्स के थ्रू सरकार ये डिसीजन लेना चाहती है कौन सा सामान आएगा, कितना आएगा, कहां से आएगा, ये सब। आई होप यहां तक समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं बैरियर्स बाय द गवर्नमेंट की। द इंडियन गवर्नमेंट आफ्टर इंडिपेंडेंस, जब हम आजाद हुए तब हम बहुत कमजोर थे इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के मामले में। उस समय हमें बचने की जरूरत थी, हमारी सरकार को लोकल प्रोड्यूसर्स को बचाने की जरूरत थी। इंडियन गवर्नमेंट ने बैरियर लगा दिया कि हम बाहर से कोई सामान नहीं आने देंगे एक्सेप्ट फ्यू थिंग्स। यहां पर ध्यान देने वाली बात है कि अगर आपको लगता है कि सरकार ने पूरी तरीके से रोक दिया, नो। जो जरूरी सामान था, पेट्रोलियम, वो आने दिया, डिफेंस के इक्विपमेंट्स आने दिए थे कुछ शुरुआत में। दिस वॉज कंसिडर्ड नेसेसरी टू प्रोटेक्ट द प्रोड्यूसर विद इन द कंट्री फ्रॉम फॉरेन कॉम्पिटिशन। ये क्यों लगाया ट्रेड बैरियर? ताकि यहां के जो प्रोड्यूसर है वो थोड़ा डेवलप हो सके, वो प्रोड्यूस कर सके ज्यादा सामान, ताकि हम बाहर के कंपटीशन में कुछ तो खड़े हो पाए। याद कीजिए आजादी के समय से पहले की बात, जब खादी, हमारा कपड़ा, बाहर के मिल के कपड़े के मुकाबले कॉम्पीट नहीं कर पा रहा था, क्योंकि ब्रिटिशर्स का बनाया हुआ कपड़ा काफी सस्ता था, वो मशीन बेस्ड था। वैसी प्रोडक्शन industry was just coming up in the 1950s and 1960s, and competition from imports at that stage would not be अच्छा for us। हमारे लिए बिल्कुल अच्छा नहीं था। आजादी के वो शुरुआती ईयर्स जब हम खुद सही से चलना भी नहीं सीख पा रहे थे, इंडस्ट्री में क्या ही कंपटीशन कर लेते, हमें लूट के ले जाने वालों के साथ क्या ही मुकाबला होने वाला था। इसलिए इंडियन गवर्नमेंट अलाउ किया केवल कुछ आइटम सच एज मशीनरी, फर्टिलाइजर, पेट्रोलियम एटसेट्रा, इन चीजों को ही आने दिया, जिससे हमारी इंडस्ट्री के और पार्ट जो इन पे डिपेंडेंट थे वो ग्रो कर सके। स्टार्टिंग अराउंड 1991 गवर्नमेंट डिसाइडेड, 1991 के बाद लगभग 50 साल के बाद गवर्नमेंट को ख्याल आता है कि अब हम तैयार हैं। इसलिए गवर्नमेंट ने कहा कि अब हम कंपटीशन करेंगे अराउंड द ग्लोब, पूरे वर्ल्ड के साथ। इट फेल्ट दैट कंपटीशन वुड इंप्रूव। सरकार को लगा कि कंपटीशन से फायदा भी होने वाला है, एटलीस्ट हमारी क्वालिटी का पता चल जाएगा, और दूसरा, उनकी क्वालिटी अगर अच्छी होगी तो हम अपनी क्वालिटी को और अच्छा कर पाएंगे, परफॉर्मेंस अच्छी हो जाएगी, कंट्री में चॉइस भी आ जाएंगी लोगों के सामने, वैरायटी। इस डिसीजन का बहुत सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ने स्वागत किया, क्योंकि बहुत सारे लोग इंडियन मार्केट के ऊपर नजर बना के रखे हुए थे। इंडियन मार्केट शुरुआत से ही काफी रिच मार्केट थी। बैरियर्स ऑन फॉरेन ट्रेड हटा दिए गए, बहुत ज्यादा तक, लगभग ज्यादातर ट्रेड करने के जो बैरियर थे हटा दिए गए। इसका मतलब था अब बाहर से कोई भी गुड्स आसानी से सस्ती रेट पे लाया जा सकता है, एंड यहां पर फॉरेन कंपनीज अपना पैसा खर्च करके यहां वो अपनी कंपनी खोल सकती है, हमारे साथ शेयर में इन्वेस्टमेंट कर सकती है, सब कुछ कर सकती है। रिमूविंग बैरियर्स और रेस्ट्रिक्शन सेट अप बाय द गवर्नमेंट इज कॉल्ड लिबरलाइजेशन। तो जो 1950s की कहानी थी, 1990s में जिन बैरियर्स का हटना इज कॉल्ड लिबरलाइजेशन। अब बिजनेसमैन, एंटरप्राइजेस, फैक्ट्रीज, इन्वेस्टमेंट, इंपोर्ट, सबको टैक्स फ्री कर दिया गया। विद लिबरलाइजेशन ऑफ ट्रेड, बिजनेस आर अलाउड टू मेक डिसीजन फ्रीली। पहले क्या होता था बिजनेस को डिसीजन लेने में, देखिए बिजनेसमैन इज ऑल अबाउट प्रॉफिट मेकिंग पर्सन, उसको प्रॉफिट चाहिए। जहां सरकार के साथ तमाम रूल्स एंड रेगुलेशन होंगे, कोई बिजनेसमैन जाकर वहां ट्रेड नहीं करना चाहेगा। सरकार के इस डिसीजन से अब बिजनेसमैन आसानी से सोच पा रहा था, मुझे यहां ये इंडस्ट्री खोलनी है, इस चीज की खोलूंगा, इतना पैसा लगाऊंगा, ये वो।
अब उनसे बहुत आसान हो गया वो काम कराना, एक्सपोर्ट इंपोर्ट सब। द गवर्नमेंट इम्पोजेस मच लेस रेस्ट्रिक्शन देन बिफोर एंड इज देयरफॉर सेड टू बी मोर लिबरल। सरकार लगातार कहती आ रही थी आप जिसको भी आना है, ट्रेड करना है, बिजनेस करना है, फैक्ट्रीज लगानी है, आ जाओ, हमारे यहां पे रेस्ट्रिक्शन बहुत कम है, आओ बेटा, चैलेंज है सबके लिए। सो ये था आज का बोर्ड वाला लेक्चर, बताइएगा जरूर कैसा लगा एंड प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल